तो आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यार से टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत दिनों बाद हमारी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो हमारा टॉपिक है आज वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। बीच में गैप हो गया था। गैप इस कारण से हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ तो मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और हम इस पे आगे की तरफ और भी काम करेंगे। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति आज हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम मूल कर्तव्य पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम मूल कर्तव्य पहले कर चुके हैं कंप्लीट। तो मूल कर्तव्य को देखते हुए हम आगे अब अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन से स्टार्ट होता है ये हम इसके बारे में आप सभी से बातें करेंगे। चलो चलते हैं। ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। केंद्र के अंतर्गत आता है, जिसको यूनियन भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार भी बोलते हैं। और केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। अब से पहले हम भाग 4 तक पढ़ चुके हैं। 4 का ए मूल कर्तव्य कहलाता है। ठीक है। मूल कर्तव्य के हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, 17 क्वेश्चन के आसपास कराए हैं। वो बीच में वीडियो में इशू आ गया था, 24 क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर पाए। 4-5 क्वेश्चन है घूम फिर के वही वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने से वो दोबारा से कराने की दोबारा कोशिश भी नहीं करी कि क्या वो दोबारा से ही क्वेश्चन रहेंगे, दूसरी वीडियो बनानी पड़ती। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब हम आगे की तरफ इसे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें क्या आएगा। देखो आर्टिकल केंद्र सरकार जो है वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हमारे ये नियुक्ति की गई है। इसमें आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 52 में जो आर्टिकल 52 से जो कार्यपालिका के बारे में बताएंगे, ये 52 से 78 के बारे में बताएगा। यानी कि इसको हम कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित करते हैं। कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और सीएजी, इनके बारे में हम ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है। संघ की कार्यपालिका में अलग टॉपिक आते हैं। संघ की कार्यपालिका में जैसे कि दे रखा है कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महान्यायवादी होता है। ठीक है। तो आर्टिकल 52 से 151 तक है। तो कार्यपालिका 52 में है, 52 से 78 तक हम देखते हैं। जो आर्टिकल 52 में है, 52 से दी गई है, जो ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। देखो संघ की जो कार्यपालिका है वो किस तरीके से दी गई है। संघ की जो कार्यपालिका और राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है, आर्टिकल 52 के अंतर्गत आती है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो है आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत आते हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आएगा। उपराष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 63 के अंतर्गत आएगा। और प्रधानमंत्री जो है, जो मंत्रिपरिषद भी कहलाती है, पीएम यानी कि COM, ठीक है, ये आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत आती है। और महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो चलो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के आर्टिकल्स किस किस तरीके के होते हैं। राष्ट्रपति के जो पद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 52 के बारे में 52 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका का प्रावधान, यानी कि जो भी संघ की कार्यपालिका होगी उसके अंदर जो भी कुछ प्रावधान होगा वो आर्टिकल 53 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 54 में क्या दिया गया, आर्टिकल 54 में निर्वाचन दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा और निर्वाचन की प्रक्रिया जो होगी वो आर्टिकल 55 में दी गई है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो 55 में। देखिए जो पद दिया गया है वो आर्टिकल 52 में दिया गया है। 53 में क्या दिया गया है, संघ की कार्यपालिका का प्रावधान दिया गया है। 54 में क्या दिया गया है, निर्वाचन दिया गया है। और 55 में क्या दिया गया है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो दी गई हैं। 56 में, आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है, कार्यकाल, यानी कि कार्यकाल क्या दिया गया है इसके अंतर्गत, यानी कि कार्यकाल कितना होगा, आर्टिकल 56 के अंतर्गत दिया गया है। कार्यकाल किस तरीके से होगा, कितना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 57 क्या क्या दिया गया है, पूर्ण निर्वाचन होगा। पूर्ण निर्वाचन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में दिया गई हैं। ठीक है। आर्टिकल 59 में शर्तें दी गई हैं कि उसकी शर्तें क्या क्या होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए। और 60 में, आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, वो शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, शपथ के बारे में दिया गया है। और 61 में क्या दिया गया है, महाअभियोग है ये, महाअभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जा सकता है आर्टिकल 61 के द्वारा। आर्टिकल 62 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 62 में जो दिया गया, पद खाली हो तो 6 माह
से में भरना होगा वो। यानी कि अगर आर्टिकल 62 में पद खाली कर दिया गया है तो 6 माह के अंतर्गत वो क्या करा जाएगा, वो भरा जाएगा। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता, ठीक है, उस पर कोई ना कोई निर्वाचित हो जाता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दी जाएगी कितने माह के अंतर्गत, 6 माह के में भरना वो अनिवार्य है। आर्टिकल 71 में क्या दिया गया है, निर्वाचन की जाँच की जाएगी। यानी कि आर्टिकल के का जो निर्वाचन होगा उसकी जाँच की जाएगी इसके बारे में, ठीक है। क्या की जाएगी, आर्टिकल की जांच की जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल की जांच की जाएगी, किस में की जाएगी, 71 में आर्टिकल की जांच की जाएगी। और 72 में क्या किया जाएगा, क्षमादान, क्षमा, लघुकरण, परिहार और जो हमारा इसका टोटल है परिहार, विराम और विलियवन जो किया जाएगा, क्षमादान की जो प्रक्रिया है आर्टिकल जो उसमें की जाएगी, आर्टिकल 72 में क्षमादान की प्रक्रिया है। यानी कि किसको क्षमादान देना है राष्ट्रपति द्वारा, वो आर्टिकल 72 में दिया गया है। आर्टिकल 74 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति को सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। राष्ट्रपति को जो कोई सलाह देगा वो कौन देगा, आर्टिकल 74 के अंतर्गत देगा। राष्ट्रपति को सहायता जो देता है तो मंत्रिमंडल देती है पूरी पूरी, ठीक है। पीएम मंत्रिमंडल, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। यानी कि पीएम जो है वो मंत्री पीएम होते हैं, मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही अपना पद क्या करते हैं, धारण करते हैं। यानी कि इनको शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति ही दिलवाता है, ठीक है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 76 में कौन दिया गया है, महान्यायवादी दिया गया है। आर्टिकल 77 में क्या दिया गया है, सभी कार्य राष्ट्रपति नाम होंगे। यानी कि सभी कार्य में राष्ट्रपति का नाम होगा, साइन वो ही करेगा, स्वीकृति वो ही देगा, और काम कौन करेगा, एक्चुअली में काम कर कौन रहा है, प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 53 में दिया गया, अनुच्छेद 53 संघ, यानी कि दोबारा से देखते हैं अनुच्छेद 53। अभी इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक्सप्लेन के आधार पे ही हम इसको आगे की तरफ चलेंगे। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि जो संघ है उसकी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी, वे राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है। वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें, राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। राष्ट्रपति जो जो अनुच्छेद 53 है, संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, और जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, इसमें संसद के विभिन्न निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, वो मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है, निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषद के जो सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति में जो निर्वाचन है, निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य हैं वो विधान परिषद में क्या नहीं लेते, भाग नहीं लेते, ठीक है। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 55 में दिया गया है कि 55 निर्वाचन की विधि होगी। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि दी गई है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है। निर्वाचन जो निर्वाचन मंडल होता है वो एकल संक्रमणीय होता है, अनुपातिक होता है, मत पद्धति से होता है, ठीक है। इसमें थॉमस हेयर ने दिया, इसे किसने दिया, थॉमस हेयर ने दिया, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हेयर पद्धति भी कहा जाता है। निर्वाचन की जो विधि के अंतर्गत भारत में अनुपातिक समानता को रखा गया है। अनुपातिक क्या रखा गया है, समानता को रखा गया है। निर्वाचन की जो विधि है उसके अंतर्गत भारत में अनुपातिक समानता को रखा गया है। किसको रखा गया, अनुपातिक समानता को रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक MLA या विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 1971 अनुपातिक उस राज्य की विधानमंडल के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 है, संख्या भाग 1000 होती है। यानी कि टोटल निर्वाचित जो सदस्यों की जो संख्या भाग है वो कम से कम इतनी होती है, ठीक है। 1000 भाग होती है, 1000वां भाग, यानी कि टोटल 1000वां भाग होगा। यानी कि एक विधायक के मत का मूल्य बराबर उस राज्य का जनसंख्या बटे उस राज्य का कुल
विधायक गुना 1/1000 सदस्य के बराबर होता है। यानी कि टोटल के टोटल ये पूरा का फॉर्मूला दिया गया है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होगा वो एक एमएलए के विधायक का मत, यानी कि टोटल के एमएलए के एक विधायक का मत, या फिर उस राज्य की जनसंख्या जनगणना 1971 के द्वारा अनुपात उस राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 1000वां भाग होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वैध मतों का कोटा निकाला जाता है। वैध मतों का क्या निकाला जाता है? कोटा निकाला जाता है। वरीयता के आधार पर मत मूल्य हासिल किए जाते हैं। और वरीयता के आधार पर क्या किए जाते हैं? मत मूल्य हासिल किए जाते हैं। वरीयता में जितना उम्मीदवार होते हैं उतने मत देने का अधिकार होता है। 84वां संविधान संशोधन में 2001 में जनसंख्या को अनुपात 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि 2026 तक क्या है? ये अपरिवर्तित रहेगा। 2001 से जनसंख्या को अनुपात में 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। एक संसद के मत का मूल्य कुल विधायकों का मत का मूल्य अपोन कुल संसद के मत का मूल्य बराबर होता है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। कम से कम कितने? 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए और कम से कम 15,000 रुपये की एक राशि जमा होती है, जिसमें 1/6 मत प्राप्त जमानत वापस हो जाती है। तो वापस हो जाती है, आरबीआई में ये राशि जमा होती है 15,000 रुपये कम से कम। ठीक है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपये की कम से कम राशि जमा होती है। 50 इसमें अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 1/6 हिस्से तक कम से कम मत आने चाहिए। नहीं आएंगे तो 15,000 रुपये राशि जब्त की ली जाएगी। अगर 1/6 हिस्से तक मत वापस आ जाते हैं तो वो राशि वापस दे दी जाती है। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल और पद अवधि कैसे कैसे हैं? अनुच्छेद 56 में दिया गया है सामान्यतः 5 वर्ष या उससे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं, या फिर वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और अनुच्छेद 57 क्या दिया गया? अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद अवधि है, वो कैसे गया? सामान्यतः 5 वर्ष तक का होता है 61, और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं, यानी कि महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, या अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 57 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होने की योग्यता रखते हैं, यानी कि ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वो कैसे कैसे दी गई है? अनुच्छेद में 58 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री के लाभ पद नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी उपराष्ट्रपति पद पर न हो, ना राज्यपाल के पद पर हो, ना मंत्री लाभ के पद पर हो। ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और कौन सा पद होना चाहिए? लाभ के पद नहीं है। कौन से नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद और संघ और राज्य मंत्री का पद, ये यानी कि लाभ के पद है, इन पदों पर नहीं होना चाहिए वो। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है? वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। क्या मतलब? यानी कि वो शासकीय आवास में ही रहेगा। अवधि के दौरान उसके वेतन भत्ते में कटौती संभव नहीं है, यानी कि उसके वेतन और भत्ते में कभी भी कटौती नहीं की जाएगी। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नोट: राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं, ये भी इसी के अंतर्गत दिया गया है। और इसकी जमानत राशि भी 15,000 रुपये होनी चाहिए, ये भी इसी के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 59 के अंतर्गत कुल वैध मतों का 6/6 हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक। निर्वाचक की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन में दी जाएगी। यानी कि टोटल जो 6/6 हिस्सा है वो ही दिया जाएगा, उसी के लिए उसी के द्वारा जो भी 2 सप्ताह या 15 दिन तक निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन तक दी जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में ही बताया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में हमेशा राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ही क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। आई बात समझे। यानी कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या दिया गया है? और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया होगी 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। यानी कि जो कितने दिन की?
14 यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले ही उन्हें सूचना देनी होगी कि तुम पर महाभियोग लगने वाला है। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत में प्रस्तावित है, यानी कि संसद के जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 हिस्सा बहुमत डाले तभी ये प्रस्ताव हो सकता है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है, यानी कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाई गई। आर्टिकल 61 के अंतर्गत क्या दिया गया? आर्टिकल 61 के अंतर्गत दिया गया है कि राष्ट्रपति का पर महाभियोग प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 56 में क्या दिया गया? आर्टिकल 56, 61 और 361 में राष्ट्रपति 56 के अंतर्गत दो प्रकार की, मतलब 3 तरीके से बांटा गया महाभियोग की प्रक्रिया को। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है, आर्टिकल 56 के 2 में दिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में दी गई है और 56 के 2 में क्या दिया गया है? आर्टिकल कि राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है। आर्टिकल 361 के 1 में महाभियोग प्रक्रिया की जांच की जाएगी, ठीक है, कि उसके जांच के बारे में बताया गया है। ऐसे नहीं हटाया जाएगा कि आए और प्रस्ताव डाल दिया और उसमें गिर जाएगा, नहीं, पहले प्रस्ताव की जांच की जाएगी, फिर उसके बाद ही उसमें महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। भारतीय संविधान का में महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर जो भारत में संविधान में महाभियोग के जो शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है। महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, विधानसभा के नहीं लेते, यानी कि विधानसभा के सदस्य नहीं लेते, संसद के दोनों सदन के सदस्य लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा सभापति करते हैं। जो यानी कि इनका प्रस्ताव है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा प्रस्ताव और राज्यसभा का सभापति करेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ऊपर की तरफ चलते हैं। लोकसभा की जो लोकसभा प्रक्रिया की जो शुरुआत किसी भी सदन में हो सकती है। प्रस्ताव 543 का 25% या 1/4% से पास होगा। पास 2/3 बहुमत से होगा। राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस देना होता है, यानी कि राष्ट्रपति को क्या देना होता है? 14 दिन का नोटिस देना होता है। तो ये चारों प्रक्रिया इस प्रकार है। राज्यसभा में, लोकसभा का राज्यसभा में दूसरे सदन में जांच करता है। पास 2/3 बहुमत से होगा। राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता जो प्रस्ताव लाता है, यानी कि राष्ट्रपति उस सदन में कभी भी भाग नहीं लेगा जो जिसमें ये प्रस्ताव आएगा। दूसरा सदन में खुद या अपना प्रतिनिधि भेजता है, यानी कि दूसरे सदन में वह खुद या फिर अपना प्रतिनिधि भेजता है दूसरे भी सदन में, ठीक है। लोकसभा प्रक्रिया की जो शुरुआत है किसी भी सदन में हो सकती है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा में ही होगी या लोकसभा में, नहीं, किसी भी सदन में हो सकती है। और उसका प्रस्ताव 543 का 25% 1/4 पास होगा 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति 14 दिन से नोटिस दिया जा जाएगा। दूसरा जांच करता है, दूसरा सदन जांच करता है। पास 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता जिसमें होगा, दूसरे सदन में खुद अपने आप प्रस्ताव को भेजता है, ठीक है। आई बात समझ में? राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र देने के बारे में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा। उपराष्ट्रपति नहीं होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालेगा। तो राष्ट्रपति की मृत्यु का त्यागपत्र देने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति पर, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाही राष्ट्रपति पर, और उपराष्ट्रपति यानी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, उसके बाद ये लास्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल 62 के अंतर्गत क्या दिया गया? राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भरना आवश्यक है, यानी कि अगर जो राष्ट्रपति का पद है वो उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भरना आवश्यक है। आर्टिकल 62 के अंतर्गत दिया गया है। 71 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद जो होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय में हैंडल होंगे। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दी गई हैं, यानी कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या दिया गया है? क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है? राष्ट्रपति की व्यवस्था अंतर्गत शक्तियां हैं, के अंतर्गत शक्तियां कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 79 के अंतर्गत क्या दिया गया? राष्ट्रपति संसद का व्यवस्थापिका या अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है? वह राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 331 में क्या दिया गया है? अंतर्गत दो सदस्यों को एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। जो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेगा वो आर्टिकल 331 के अनुसार करेगा। और अनुच्छेद 80 के 2 में क्या दिया गया है? 80 के 2 में दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है वो आर्टिकल 80 के 2 के अनुसार करता है। 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में। कब हुआ? 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है,
2020 में हुआ। पहला आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाया गया, यानी कि जो आरक्षण की अवधि है वो 10 वर्ष और इंक्रीज कर दी गई। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन रद्द किया गया, यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो दो आंग्ल हैं वो भारतीयों का मनोनयन क्या कर दिया गया, रद्द किया गया। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का आहूत सत्रावसान और भंग करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? आहूत सत्रावसान और भंग करने का अधिकार दिया गया। आगे की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 86 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 86 में दिया गया प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा सदस्य सभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित भाषण करता है। अनुच्छेद 86 में दिया गया है। अनुच्छेद 87 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 87 में दिया गया है कि संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति अभिभाषित करता है। इसका भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 99 में क्या दिया गया? 99 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, यानी कि आर्टिकल 99 में जो है राष्ट्रपति वो एक प्रोटेम स्पीकर की जो अस्थायी अध्यक्ष बनता है उसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है। इससे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है। अनुच्छेद 108 में क्या दिया गया है? संसद में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के अंतर्गत ही आता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को आर्टिकल 108 के अंतर्गत। जो कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं? आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां देख लेते हैं। कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियां हैं वो कैसे कैसे हैं? आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 74 के अनुसार 74 में इसमें मंत्रिपरिषद का वर्णन दिया जाता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में क्या दिया जाता है? महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में क्या दिया जाता है? अनुच्छेद 148 में क्या दिया जाता है? अनुच्छेद 148 में क्या दिया जाएगा? नियंत्रक व महालेखा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 में क्या दिया जाता है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार 280 के अंतर्गत दिया जाता है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत क्या किया जाता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 340 में क्या दिया जाता है? ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 340 में उच्चायुक्त व विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो आगे की राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां हैं वो हम कल देखेंगे। ठीक है, सैन्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्तियां देखेंगे टोटल, और क्या है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वहाँ पे समाप्त करते हैं। राष्ट्रपति की कल यहाँ से चलेगी शक्तियों के बारे में। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरीके से आप नए प्यार से यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आप सभी को मेरा राम राम।